हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नीट के पेपर का जो आपका अवंती के अंदर हुआ था पंजाब में। तो उसी का हम सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आइए, तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपके साथ डिस्कस भी करता रहूंगा। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। द मासिस ऑफ द टू प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 1:2। दो प्लैनेट्स है, उनकी मासिस का रेशियो कितना है 1:2, और उनकी रेडियाई का रेशियो भी कितना है 1:2। एसेलरेशन का रेशियो बताओ, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला gm/m/r² होता है। तो आपको पता है अगर g जो है मास इनका अलग है, रेडियस भी अलग है, g तो सेम है, तो आप फर्स्ट के लिए ऐसा लिख दो g1 इज इक्वल टू m1/r1 का स्क्वायर। g2 क्या हो जाएगा, g/m2/r2 का स्क्वायर बच्चों। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, आपस में डिवाइड कर दो। g तो दोनों के लिए सेम है, कैपिटल वाला, तो कन्वर्ट डिलीट हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाएगा। g1/g2 क्या आ जाएगा, m1/r1 का स्क्वायर और m2/r2 का स्क्वायर। सिंपल, राइट। तो अब g1/g2 निकालना है बच्चों। m1/m2 हमें क्या दे रखा है बच्चे, 1:2, दैट इज 1/2। और r1/r2 कितना दे रखा है, देखना r1 नीचे है, याद रखना इस बात को, r1/r2 का और स्क्वायर भी है। तो r1/r2 का स्क्वायर करना है। r1/r2 दे रखा है 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि r1 नीचे है इसलिए 1/2 ऐसे लिखा है मैंने। g1/g2 किसके इक्वल आ गया 1/2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 1। तो ध्यान से देखो, ये 2 पर कट गया। तो g1/g2 किसके इक्वल आया बच्चे, 2:1। g1/g2 किसके इक्वल आया, 2:1। तो ध्यान रखना इस बात का, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है बी। याद रखना मैंने 2:1 लिखा है, 1:2 ना कर देना, क्योंकि पहले बात m1 की हुई है तो g1 को ऊपर लिखा है पहले, यहाँ पर बात m1 की हुई है। रेडियस में भी पहले r1 है, अगर ये r1 है, ये m1 है, तो पहले g1 लिखना है ऊपर, g2 मत लिख देना। आई, किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है इसका। आई, सेकंड, अर्थ सैटेलाइट इज मूव फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू फर्दर स्टेबल ऑर्बिट सर्कुलर। Which one of the following quantities increase? Linear orbital speed, centripetal acceleration, gravitational force, gravitational potential energy। इनमें से कौन सी चीज इंक्रीज होगी बताइए। आइए देखते हैं। अर्थ का सैटेलाइट है, वो मूव कर रहा है वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर। ठीक सर, ये मान लो पहला स्टेबल ऑर्बिट है r1 मान दो, अब उसके बाद दोबारा दूसरा ऑर्बिट हो गया r2। ठीक, अब आपको बताओ इनमें से कौन सी चीज इंक्रीज होगी। आपको ध्यान रखना है हमेशा, देखो आप सबको पता है हमने सर्कुलर ऑर्बिट में चेंज करना है, स्पीड ही तो वही, अगर स्पीड की बात करें तो ध्यान से देखना। अब इंक्रीज या डिक्रीज उसकी बात करते हैं पहले। अब सबने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का g/m/r, लेकिन साथ में आता है नेगेटिव। यही एक क्वांटिटी है जो इंक्रीज होगी इनमें से। कैसे, ऐसे ही लर्न कर ले, नहीं लर्न नहीं करना, ध्यान से देखो। अब पहले सर्कुलर ऑर्बिट से अगर नेक्स्ट फर्दर बोला ना अगले वाला, तो आर की वैल्यू बढ़ गई, r1 से r2 हो गया, तो r2 आप सबको पता है बढ़ा हुआ है ना। तो अगर r की वैल्यू बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। r की वैल्यू बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, हाँ घटेगी सर, घटेगी। लेकिन सर घट रही है नेगेटिव में। ओ, नेगेटिव में घटने का मतलब, अगर मान लो पहले -4 थी, अब -3, -2, -1, तो नेगेटिव में घटने का मतलब हो रही है लेस पॉजिटिव, ओ सॉरी लेस नेगेटिव, है ना। और लेस नेगेटिव का मतलब हो गया, इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, मोर पॉजिटिव। यानी इंक्रीज हो रही है वैल्यू, वैल्यू एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है। तो कई बच्चों को डाउट रहता है आर तो बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम, हाँ पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव में कम हो रही है, और लेस नेगेटिव का मतलब एक्चुअल में वैल्यू बढ़ रही है। इसीलिए इसका ऑप्शन आएगा डी। ये क्वेश्चन वैसे नीट में इतना पूछा नहीं जाएगा, चाहता तो नहीं, अगर हो सकता है आ जाए, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए। कंसेप्चुअल है तो कभी कभी ये कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चन जो है वो अटका देते हैं, तो दिमाग रखना इस बात के लिए। आइए, ऑन डबलिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। देखो सिंपल सी बात है, वो कह रहा है डबल कर दिया डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, g/m/r²। अब आपको पता है पहले के लिए एफ ये हो गया, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, फिर ये r1 लिख दो, मासिस वगैरह सब कुछ सेम। r1 स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, r2 का स्क्वायर।
और r2 कुछ नहीं है बच्चे, अगर पहले वाला r है डिस्टेंस, तो दूसरे वाला क्या हो जाएगा बच्चे, डबल किया है ना, तो 2r का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4r²। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो बच्चे, जीएमएम से जीएमएम गया, f1/f2 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, ध्यान से देखो, 1/r² और 1/4r² डिवाइड के डिवाइड में आएगा तो बच्चों ऊपर आ जाएगा। तो f1/f2 बच्चों किसके इक्वल आ गया, 4k। तो दैट इंप्लाइज f2 किसके इक्वल आ गया, f1/4k। सिंपल, इट बिकम्स 1/4। ठीक है, on doubling the distance between two masses, the gravitational force between them will come 1/4 times। ठीक, सिंपल था ये तो क्वेश्चन, और सिंपल आप देख भी सकते हो, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, तो उससे तो कर ही सकते। Kepler's second law states that the straight line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal times। sweeps out equal area in equal times कैसे, अच्छा ये तो पता ही हमें, केपलर का जो लॉ बताता है हमें स्वीप्स, कि भाई प्लेनेट अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, अगर मैं वो एक्सिस नहीं दिखा रहा, सेमी मेजर और माइनर, ये, और उतने ही टाइम पे जो और एरिया वो स्वीप आउट करता है वो सेम होता है, हमें पता है ये, राइट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में वो मूव करता है। बट ये वाला तो एरिया नहीं ना, हमने कहाँ से लेना है, किसी सेमी मेजर एक्सिस से, सन एक फोकाई पे सन होगा उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, याद रखना। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग, बट ये और क्या, इसका मतलब और क्या निकाल सकते हो, क्या टोटल एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेलरेशन जीरो होता है, या रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, केपलर के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, केपलर का सेकंड लॉ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, आता है जेई में और नीट में भी, ध्यान रखो। तो इसको कैसे करें सर, याद रखना, केपलर का सेकंड लॉ ये तो बताता ही है, लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट एक और चीज बताता है वो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो हमेशा बताएगा कि केपलर का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, फाइनल और इनिशियल सेम रहेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, पहले तो ये याद रखना हमेशा। और इससे क्या पता चलता है बच्चों, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो टॉर्क होता है dl/dt, यानी L है एंगुलर मोमेंटम और T है टॉर्क, तो टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो dl/dt जीरो, तो टॉर्क भी जीरो। और अगर टॉर्क जीरो है बच्चे, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है आई अल्फा होता है, तो अगर टॉर्क जीरो है तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, जीरो। अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसकी तो बात ही नहीं की गई, कोई बात नहीं, लेकिन अल्फा का एक और फॉर्मूला भी होता है, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल, तो अगर अल्फा जीरो बच्चों तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, इसीलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड लॉ केपलर का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बात करता है, वो एरियल वेलोसिटी के बारे में भी बात करता है, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है इसकी भी बात करता है, याद रखना इस बात। चलिए ठीक है, याद रखना, केपलर का होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या है, केपलर का सेकंड लॉ पढ़ के आना है सबने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन चाहे करो ना करो, लेकिन ये देखना जरूर। टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज दिस, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू थ्रो इट आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज। भाई एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है कितनी जूल, और ये जे मतलब जूल है बच्चे, तो एक सैटेलाइट अगर रिवॉल्व कर रहा है कितनी एनर्जी से, के जूल एनर्जी से, तो अब उसको कितनी एनर्जी और दे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाए। अब आप सबको पता है, देखो अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकालना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी टोटल एनर्जी जीरो। ये कैसे सर, आप लोगों ने अगर एस्केप स्पीड की डेरिवेशन करी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेरिवेशन कभी मत छोड़ना, एस्केप स्पीड की डेरिवेशन, ठीक है बच्चों। ये होमवर्क ये भी लो, सर होमवर्क ही दे जा रहे हो, इस क्वेश्चन तो कर रहे हैं ना हम, लेकिन जो जो मेन पॉइंट्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ना। चलिए, तो एस्केप स्पीड की डेरिवेशन की बात कर रहे थे हम।
कैसे करते थे एस्केप स्पीड की डेरिवेशन? हम मानते थे कि हमने इनफाइनाइट जगह, इनफाइनाइट पर भेजना है प्लैनेट्स को, उसको सैटेलाइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तब जाके उसकी जो वो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा। तो इन्फिनिटी पे ऐसा क्या हो जाएगा, उसकी टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और टोटल एनर्जी अगर जीरो हो जाएगी तो वो एस्केप हो जाएगा, ऐसा बोलते थे हम, है ना। तो अब देखो, अगर इस सैटेलाइट को भी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है तो इसकी भी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो। लेकिन इसके पास कितनी एनर्जी है अभी? -k। तो इसको कितनी एनर्जी और दें कि इसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, तभी तो ये बाहर निकलेगा। भाई इसके पास -k तो है ही, तो इसको कितनी एनर्जी और दे दे? भाई इसके को प्लस, मतलब इसके पास के एनर्जी और दे दो, तो -k प्लस के कैंसिल होकर हो जाएगा जीरो। दैट इम्प्लाइज कि इसको पॉजिटिव के जूल ऑफ एनर्जी हम दे देंगे, पॉजिटिव के जूल ऑफ एनर्जी हम इसको दे देंगे, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आइए। Which of the following will have a net total positive gravitational potential energy? अब इसको तो दिमाग में ही रख लो। बाउंडेड सिस्टम की हमेशा नेगेटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा नेगेटिव। वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स, अभी के लिए आपके इस लेवल के लिए ये काम काफी हो जाएगा कि भाई बाउंडेड सिस्टम की नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ डील करता है। ठीक, अभी के लिए। ठीक, तो बाउंडेड सिस्टम की अगर नेट नेगेटिव है तो अनबाउंडेड सिस्टम की कैसी हो जाएगी बच्चे? पॉजिटिव। तो कौन से वाले की आ जाएगी सर? पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी हमेशा? अनबाउंडेड सिस्टम की। ठीक है, याद रखना। बाउंडेड सिस्टम की हमेशा क्या होगी? नेगेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें नेगेटिव होती है क्योंकि बाउंड अट्रैक्टिव फोर्स है ना सर, दिमाग में रखना इस बात। 6 का भी आंसर। ठीक, तो टोटल पॉजिटिव ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी अनबाउंडेड सिस्टम की हो सकती है। Which of the following evidence show there must be a force acting on the earth and directed towards the sun? देयर मस्ट बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द अर्थ। इनमें से आपको किससे पता लगता है कि देर इज एक फोर्स है अर्थ और सन के बीच में जो अर्थ से सन की तरफ है? कैसे सर, कैसे पता लगता है? भाई आपको पता है ना अर्थ और सन के बीच में कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कैसे पता लग सकता है? क्योंकि सर अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स है इसी के, तो यही तो कहाँ से मिलती है इसको? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण हमें पता लगा कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब वो रिवॉल्व कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये पता कैसे लगता है कि फोर्स है? क्योंकि वो रिवोल्यूशन हो रहा है एक अर्थ के अराउंड, अर्थ सॉरी सन के अराउंड अर्थ का जो है वो रिवोल्यूशन हो रहा है। सन के अराउंड अर्थ का रिवोल्यूशन हो रहा है, जिससे हमें पता लग रहा है एक फोर्स काम कर रही है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है लेकिन वो आई कहां से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन आएगा इसका बी। The distance between the center of the earth and the moon is this, the mass of the earth is this, एंड जी की वैल्यू दे रखी है, स्पीड बतानी है आपको मून की। आपको पता है अगर अर्थ है, अर्थ के अराउंड कौन मूव कर रहा होगा? यहाँ पर मून मूव कर रहा होगा भाई। तो उनके बीच का आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, कितना? आर की वैल्यू दे रखी है 384,000 किलोमीटर। ठीक, और मास दे रखा है अर्थ का 6 × 10⁻24 के जी, यानी मास ऑफ द प्लेनेट भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है। अब अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो किस स्पीड से मूव कर, सॉरी मून अगर रिवॉल्व कर रहा है तो किस स्पीड से मून रिवॉल्व करेगा? आपको पता है ऑर्बिटल स्पीड से। और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? GM/, में आर। तो आपको जी भी गिवन है बच्चे, 6.67 × 10⁻11। एम भी गिवन है और आर भी गिवन है। इन दोनों को, इन तीनों इक्वेशन, तीनों वेरिएबल्स को प्लग करो, आंसर आ जाएगा। मैं दिखा भी देता हूँ। देखो, हमने जी की वैल्यू पुट करी, हमने एम की वैल्यू पुट करी, हमने आर की वैल्यू पुट करी। ठीक है, आर की वैल्यू ऐसे क्यों पुट कर दी सर? भाई किलोमीटर को मीटर में तो बदलोगे ना, तो इसीलिए इसको ऐसे बदला। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये कैलकुलेशन तो आई थिंक आप कर लोगे इसकी, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना और कुछ नहीं करना बेटे। ठीक है, चलिए। A small body of mass m is released from a height h is equal to r. Then on reaching the surface of the earth will acquire a velocity. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्टली याद भी रखना, बट इसको बता देते हैं। वो कह रहा है एक स्मॉल बॉडी ऑफ द मास m
इज रिलीज फ्रॉम द हाइट h इज इक्वल टू आर। h इज इक्वल टू आर से उसको रिलीज किया गया है, ये अर्थ है, और कितनी ऊपर से बॉडी को रिलीज किया गया है, आर डिस्टेंस से, यहां से बी पॉइंट से, और फिर वो कहां पहुंचा सर, ए पॉइंट पर पहुंचा, मान लो सरफेस पे पहुंचा ना, तो सरफेस तो ए पर है। तो बताओ ए पॉइंट पर पहुंचने से पहले और ए पॉइंट पर पहुंचते वक्त उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी बतानी है एट पॉइंट ए, कैसे बताओ। देखो, जब भी ऐसा कोई हो कि गिर रहा है कुछ, चाहे ग्रेविटेशन में हो, है ना, लॉज ऑफ मोशन में, तो आप एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में भी हो सकता है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन का यूज किया करो, क्योंकि यहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है जिसके कारण एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो सिंपल आप देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिंपल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाया। अब इनिशियली वो जा गिर रहा है तो रेस्ट से गिर रहा है सर, है ना, हाइट, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, लेकिन कितनी होगी, -GMM अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, आर तो है ही, और अर्थ के साथ का भी अर्थ से देखोगे ना, तो अर्थ के रेडियस भी होगा एक आर, तो यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर, कितना हो गया बच्चों, 2r। कौन से पॉइंट की बात हो रही है, ये बी पॉइंट के लिए, और ये कौन से के लिए, ए के लिए। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो बतानी है मुझे, हाफ एम वी ए स्क्वायर बोल दूं, क्योंकि ए पॉइंट है फाइनल, माइनस माइनस इसे लिखा, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ, GMM। अब जब वो सरफेस पे आ जाएगा तो सिर्फ कितना डिस्टेंस रह जाएगा, आर, तो GMM पॉइंट में आर लिख दो। तो अब ध्यान से देखो, ये माइनस है, GMM अपॉन 2r, ये माइनस उधर जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वेयर। स्मॉल एम से स्मॉल एम से स्मॉल एम गए, ठीक। तो यहाँ पर अब देख लो आप क्या हो रहा है, हाफ वी ए स्क्वेयर किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, 2r, इसमें एलसीएम ले लो, ठीक, माइनस GM प्लस आर से आर कट गया, 2GM, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, GM, 2GM में से एक GM गया तो सिंपल GM अपॉन में 2r, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो वी ए स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया भाई, GM बाय में आर, जहां तक हमें दिख रहा है ना, यही आया ना। हाँ, 2 से 2 तो कैंसिल हो ही गया ना, यहाँ से यहाँ कर दिया कैंसिल, तो इसको और इसको इक्वेट कर दिया हमने, तो GM बाय में आर, तो वी ए किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे। अच्छा, जीएम को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आप देखो स्मॉल जी की फॉर्म में आंसर है, तो आप जीएम को वही लिख दो, जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीएम बाय में आर स्क्वायर, तो जीएम की जगह क्या लिख सकते हो मेरे भाई, जी आर स्क्वायर। तो जीएम की जगह लिख दो बच्चों जी आर स्क्वायर, नीचे है आर, आर से आर गया, तो अगर वी ए स्क्वायर जी आर के इक्वल है तो वी ए अंडर रूट जी आर के इक्वल हो जाएगा, तो सिंपल इसका आंसर था भाई, अंडर रूट जी आर। और इसको आप दिमाग में भी रख सकते हो, जब भी अर्थ की रेडियस की हाइट जितना अर्थ की रेडियस आर है, तो उसी की हाइट जितने ऊपर जाएंगे हम, तो वहीं से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट जी आर। इसको याद भी रख लो, ठीक है। क्या किया है सर मैंने यहाँ पर, अगर लेंथी लग रहा है तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों किया है सर, कोई भी कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल आ रही है, और क्यों सर, क्योंकि कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है जिसके वजह से एनर्जी लॉस हो रही है। आई, इन अ सैटेलाइट द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन इज टी, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, कैसे करोगे अब इसको, है भाई, सिंपल बच्चों, हल्का सा थोड़ा सा इसको करके आना, बहुत आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रख पूछिए, किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड की फॉर्म में, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, वी के स्क्वायर के, लेकिन टाइम पीरियड और वी का कोई रिलेशन है, टाइम पीरियड और रेडियस का तो होता है, क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो वेलोसिटी और रेडियस का रिलेशन होता है सर, याद करो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट GM बाय आर, तो v का स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपल v स्क्वायर जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, v स्क्वायर जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर ये r की बात कर रहा हूं मैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, है ना, के कांस्टेंट रख दो यहाँ पर साइड में, पर अब मैं हल्का हल्का फुल्का, ये 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो टी की पावर आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, हालांकि मेरे को यहाँ पर कांस्टेंट लगा के करना चाहिए चीजों को, बट हम देख सकते हैं, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है,
तो आर की जगह आप टी की पावर T/2 3 भी लिख सकते हो ना। आर की जगह क्या लिख सकते हो, टी की पावर 2/3। तो अब वी स्क्वेयर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 2/3। तो के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वी स्क्वेयर के, लेकिन वी स्क्वेयर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी की पावर 2/3 के। ठीक है, याद रखना इस बात को अच्छे से। तो टी की पावर 2/3 नीचे है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, भूलना मत इस बात को, टी की पावर 2/3 नेगेटिव का। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, सिंपल। ठीक, आराम से। मैंने काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी में लिखा, मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी को वेलोसिटी की फॉर्म में। पहले लिखा वेलोसिटी की फॉर्म में, वेलोसिटी को से फिर किससे निकाला, रेडियस को, फिर रेडियस से टाइम पीरियड, फिर इन दोनों को कनेक्ट करते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना लेकिन। ठीक चले, तो यही इसने किया हुआ, देखो काइनेटिक एनर्जी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर 1/r, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये आंसर आ गया। चलिए बच्चों, for a planet revolving around the sun the angular momentum is conserved, angular momentum is conserved। अब देखो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, आपको पता है केपलर लॉ फॉलो हो रहा है, और केपलर लॉ का सेकंड लॉ क्या बताता है, मैं बोल चुका हूँ हमेशा, एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व रहता है। लीनियर मोमेंटम के बारे में नहीं बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो या नहीं वो नहीं पता है ना, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम कंजर्व हम श्योरिटी से नहीं कह पाएंगे, याद रखना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, लीनियर की बात नहीं होगी। ठीक है, एंगुलर की। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आया। हमने बताया ये कौन सा लो है, केपलर का सेकंड लो बच्चों, अच्छे से लिख दें इसको। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। अरे भाई, प्लेनेट के सेंटर से, अच्छा भाई, अर्थ के लिए, किसी प्लेनेट के लिए तो प्लेनेट को स्फीयर माना था, कैसा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अच्छा, और सॉलिड स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, सॉरी फील्ड की बात हो रही है ना, तो फील्ड कैसा होता है आप सबको पता है, ईजी लिख दो या सिंपल जी लिख दो, कैसा होता है सर, उसका इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, GMR/में कैपिटल आर का क्यूब, और आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आउटसाइड का फॉर्मूला होता है GM/R²। और सरफेस के लिए भी बात कर लेते हैं, वो क्या होता था, GM/में कैपिटल आर का स्क्वायर, जहां पर कैपिटल आर क्या था, उसका रेडियस था सर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इनसाइड वाला जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और आउटसाइड वाला जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन बनेगा इनसाइड के लिए, फिर मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, अब ये इतना नहीं आ पाएगा नीट में क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है नीट और जेई में, पर अभी भी अगर आसान क्वेश्चन बनाए तो ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर का, ऐसे ही आपने स्फेरिकल शेल का भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, फील्ड वेरिएशन फॉर स्फेरिकल शेल एंड सॉलिड स्फीयर, ये पढ़ना साथ साथ है ना, इसको एज अ सिर्फ सॉल्यूशन देख के चले मत जाना भाई, घर पे जाके इसको देखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, टू डिफरेंट masses are dropped from same heights, then just before they strike the ground the following is same। देखो, डिफरेंट मास है, काइनेटिक एनर्जी पक्का डिफरेंट होगी क्योंकि वो मास पे डिपेंड करिए, पोटेंशियल एनर्जी भी डिफरेंट होगी, लीनियर मोमेंटम भी डिफरेंट होगा मास पे। एसेलरेशन, एसेलरेशन तो कौन सी होगी उनपे, हमेशा जो वो गिर रहे होंगे वो किसके इक्वल होती है, जी, और जी की वैल्यू क्या होती है, सेम होगी सर दोनों के लिए, चाहे इस मास के लिए चाहे उस मास के लिए। अगर सरफेस की बात करें तो कितनी होती है, ये तो सर सेम रहने वाली है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही सेम रहेगी। ठीक है, ये तो पक्का कह सकते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमेशा करेक्ट होने वाला है। तो 13th का डी, दो मासिस को डिफरेंट सेम हाइट से अगर गिराएं, उनका मास अलग है ना, तो इनका जी की वैल्यू एसेलरेशन सेम रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेम एसेलरेशन, आसान था इसलिए थोड़ा जल्दी कराइए। ठीक, पढ़ लो आप लोगों को अगर टाइम चाहिए तो। चलिए,
body is projected upward with the velocity of 4 into 11.2 kilometer per second from the surface of the earth. What will be the velocity when it escapes the gravitational pull of the earth? अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है ऊपर की तरफ बच्चे, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है बच्चे? 4 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और अर्थ के सरफेस से, ठीक। अब आपको पता है अर्थ की वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी होती कितनी है? यही होती है। तो आप इसको 11.2 की जगह ये भी लिख सकते हो ना कि उस बॉडी को मैं यहां पर बना देता हूँ, v वेलोसिटी से फेंका गया और वो वेलोसिटी 4 टाइम्स किसके इक्वल है? इसको क्या लिख सकता हूँ? एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक। व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वो कह रहे हैं जब बॉडी ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकल जाएगी तब उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी। क्योंकि देखो अगर एस्केप वेलोसिटी से फेंकता तब की बात नहीं कर रही, अब 4 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी से भी 4 गुना ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, तो बताओ अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकलने के बाद, है ना, या जब जब वो बाहर निकलेगी, सॉरी, तब उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, कैसे पता चलेगा? अभी मैंने बताया जब भी बॉडी को फेंक रहे हो तो क्या कंजर्व करना है? एनर्जी का। बट अब एक बात सुनो, जब उसको फेंका ना आपने, तो जब उसको फेंका तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी? इतनी थी ना, काइनेटिक एनर्जी में मान लो तो हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हाँ इतनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। और वी की जगह क्या लिख सकता हूँ? मास तो मास है। वी ई की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चे? वी की जगह सॉरी 4 इंटू वी ई का स्क्वायर, यही लिखना है। देखो यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो वगैरह, ये उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास, ठीक। अब ध्यान से देखना, जब वो, अब इतनी एनर्जी तो थी उसके पास, अब इसमें से कितनी एनर्जी, ध्यान से सुनना, इसमें से कितनी एनर्जी यूज होगी जब वो निकल जाएगा अर्थ के सरफेस से? ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कितनी एनर्जी यूज होती है। सोचो सोचो सोचो, जब अर्थ से फेंक रहा हूं तो अर्थ के सरफेस से, अर्थ के सेंटर से सरफेस से फेंक रहा हूं, तब से बात कर रहे हैं, कितनी एनर्जी यूज हो जाएगी सर? हाफ एम वी ई स्क्वायर कम हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि उसकी वो उतनी एनर्जी तो उसको चाहिए ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। हाफ एम, 4 का स्क्वायर होगा 16/2 एम वी ई स्क्वायर। 16/2, ये देखो यही लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 16/2 एम वी ई स्क्वायर। आप इसको 8 लिख सकते हो लेकिन मत लिखना, बता रहा हूँ क्यों। और इसमें से जब वो अर्थ के सरफेस से निकल रहा है तो कितनी यूज कर रहा है सर? हाफ एम वी ई स्क्वायर। आप सबको पता है, अभी मैंने दिखाई भी थी डेरिवेशन, है ना, जब हमने कंजर्व किया था, इतनी एनर्जी तो वो यूज कर लेगा सर, है ना। तो कितनी एनर्जी बचेगी जब वो एस्केप हो जाएगा? कितनी वेलोसिटी बचेगी? इसमें से 1/2 माइनस करोगे तो 16/2 में से 1/2 माइनस करोगे तो 15/2 एम वी ई स्क्वायर, इतनी एनर्जी बचेगी। तो 15 की जगह 15, 2 की जगह 2, एम जो भी है हमारे पास अगर गिवन है तो मास गिवन कर देंगे, और हाफ एम वी स्क्वायर तो की जगह तो आप लिख ही सकते हो ना। वी की वैल्यू आपको पता है, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। इतनी एनर्जी हमारे पास बच जाएगी एम वी स्क्वायर की। अब वैल्यू निकाल लो, जैसे इसमें निकाल भी रखिए, देखो पढ़ो इसको। एज हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी इज यूज्ड अप इन कमिंग आउट फ्रॉम द पुल ऑफ द अर्थ, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देखो 16/2 में से इतनी यूज हो गई तो बची कितनी बच्चों? 15/2, और 15/2 एनर्जी इसकी बची, इसीलिए यहाँ पर लिखा। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है, देखो अगर मैं इसको सिंपली भी कर दूं यहाँ पर, देखो कितनी एनर्जी बची? 15/2 एम वी ई स्क्वायर। ये कब? जब ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल गई तो उसके पास इतनी एनर्जी थी। तो हमने तो निकालनी है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो फाइनल एनर्जी जो है वो मान लो हाफ एम वी स्क्वायर है, वी की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है ये होनी चाहिए फाइनल एनर्जी, इसको इक्वेट कर दिया एनर्जी के फॉर्मूले से, एम से एम गया तो 2 से 2 भी गया, तो आप देख सकते हो 15 वी ई स्क्वायर जो है वो वी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यही हमारे किया। नहीं तो देख लो ध्यान से, हाफ से एम हाफ कट गया, एम से एम कट गया, ये 15 को नहीं काटा मैंने, ठीक है। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चे? 15 वी ई स्क्वायर के। तो √15 वी, और वी ई आप सबको पता है कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको √15 से मल्टीप्लाई कर दो तो वी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
जो पीछे ही करा भी हुआ है, तो इसका सोल्यूशन एक बार पढ़ा, ज्यादा लास्ट में आपको दिक्कत ना आए तो सोल्यूशन से भी समझा दिया है, ध्यान से देखना। सिंपल। यहां तक हो जाएगा आई थिंक। ठीक, याद रखना मिनिमम वेलोसिटी जितने फेंकते हैं उसको एस्केप वेलोसिटी बोल रखा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, इसमें से कितना यूज हो जाएगा सर, तो वो आपको बता दें। केपलर्स लॉ इज अ डायरेक्ट फॉलो अप ऑफ, आप सबको भी बताया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे देखो इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन बने हैं, केपलर के सेकंड लॉ के ऊपर, इसी पेपर में 3 क्वेश्चन। तो ये भी पता लग गया होगा, हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। ठीक, होमवर्क जो दिया है मैंने बता दिया है आप सबको, ये होमवर्क है, सोचना चीजों को, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक और होमवर्क दे दूं, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर सकते थे क्या सर? ये होमवर्क क्या है, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर सकते थे क्या? 14th क्वेश्चन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये होमवर्क है, सोचना। सॉल्यूशन तो कर दिया हमने, पर मैं बता पूछना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते थे, तो उसके साथ क्या होगा इनिशियल और फाइनल पे। ठीक, सोचना। और वो जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी वो तो करना ही, ये सब। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कोई डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।